अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकन के मारे मरिहा का बुरा हाल था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की आज़ान के साथ ही हस्ब आदत उसकी आँख खुल गई। आँख खुलती उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़ी होती कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलती उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। एक कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा? मरिहा को ये समझने में एक सेकेंड की भी देर नहीं लगी। चिक कर कोट उठा के बाजू पर डालते वो अजीब से एहसास में दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौली से सुखाकर उससे चादर ओढ़ी और जाए नमाज बिछाकर किबला रू खड़ी होती उससे नीयत बांध ली। नूरुल हुदा यूँ भी सहर खैर से फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के जब दिखाते ही वो ट्रिक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काट कर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गई। वो अफसरा नहीं थी मगर अफसरा लग रही थी। सफ़ेद कपड़े में एहतिमाम से दुपट्टा शाना पर फैलाए उसके लंबे नंबाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। मगर वो बेनियाजी सी बड़ी झूले पर बैठी थी जो इसके गदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सिर उठाए बड़ी मायूसियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खसका और उसका वजूद किरणों की जिद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए यूं ही अपना सिर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुद्ध की तरह साफ खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो शख्स नूरुल हुदा की वह मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चेहरे तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मूनलाइट इन सनलाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। वो बाल समेट कर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकाल कर उसे जग में डाला और जग ग्लास समेत ट्रे में रखकर बहादुर को थमा कर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का गिलास हाथ में ले किचन के दरवाजे से अंदर आ गई। हेलो मलिहा, उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले तो मलिहा नर्वस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। उसी घबराहट में वो उनके हेलो को जवाब नहीं दे सकी तो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुककर बोली, आई एम रॉन्ग। इस बार एतमाद से मुस्कुराए, नो इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली ग्लास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मरिहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजर कर आगे बढ़ गई। मगर अगले ही कदम पर उससे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर ले। कोई खास एहतिमाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बाकी घर वाले लेते हैं, अलबत्ता चाय स्ट्रांग होनी चाहिए। गुलबानू को हिदायत देकर वो पलटे तो मलिहा को देखते उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपन? उसने भी फ़ौरन उसे जवाब दिया, थिंक। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र पर टी शर्ट पहने ड्राइंग रूम में थे। मलिहा डाइनिंग टेबल पर ही उनके मुंतजर थे। उन्हें देख उसने गुलबानू को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरुल हुदा ने निवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया। फिर मलिहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोली, न्यूज़पेपर? मलिहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूँ ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छुपती हैं कि पढ़कर भूख उड़ जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार को और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म हो रहे तक अखबार भी खत्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तह करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ 1 कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते बोली। फिर अखबार उठाए तो उसने बहादुर को आवाज़ दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज़ क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास ले आ पहुँचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? गिलास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने असबाब में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते उससे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई सामान सेट करवाना चाह रहे और हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आए तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा अटैची केस से बेड ही पर खुला रखा था और खुद नूरुल हुदा हाथ में हैंगर रखे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलिहा, आ जाओ, उन्होंने पलट कर उससे कहा। फिर वार्डरोब में देखते बोली, ये सब किसने खरीदा है? मैंने। बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूँ। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी भी लगे या नहीं, मगर वो बात हदरी छोड़कर यूँ चुप हो गई। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा।
इन्हें कहाँ रखूं? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाएं, मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देखकर नूरुल हुदा साइड में हो गई। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला, फिर लाइटर से सिगरेट जलाती हुई सूटकेस में से अपने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग निकालने लगी। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और उनके होठों पर दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंक कर सर उठाते उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिगरेट बुझा दे। अचानक इसके लहजे में जो सहकाक आया था उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरुल हुदा ने न सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेर लब मुस्कुराते उन्होंने सिगरेट इस ट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, तो फ़ौरन ही माजरत करने लगी, सॉरी, मैं आमतौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो बदसतून मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फ़ौरन बोली, इसे मैं खुद रख लूँगा, तुम रहने दो। वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतलें निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आई। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गई। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जा गए? नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आँख जल्दी खुल गई, फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसलिए। अब आगे क्या इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिजनेस शुरू करूँ। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोली। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लो। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन आराम करो, फिर उन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारियाँ भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा, बल्कि अगली बार नवाबशाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मींदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखें। नूरुल हुदा बड़े इंकिसारी से बोले थे। बाबा जान हंसे और कहने लगे, मजहर फारूकी का बेटा कहता है कि इसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं? ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे, मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बवाई कटाई का काम उन्होंने अपनी जिम्मा ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने, मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और न है। भाई जी जब तक थी मैंने कभी मुड़कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकते। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी और नूरुल हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी उनकी बातें सुनती रही, मगर जल्दी बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा उनके सामने जिस जगह खड़े थे मलिहा की तरफ उनकी पूछ थी और उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्ते से ड्रेसिंग टेबल पर रखे और मैं महसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलट कर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई हुई संभर कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है, आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठ जाऊँ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेहकाक आ गया था और फिर फ़ौरन ही अपनी बात कहकर वो मलिहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलिहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलिहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था, मगर उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास सिरे के सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और वो फिर से बोर होने लगी थी, मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था। मलिहा ने वाकई सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर उस दिन जो किताब उसने इशू करवाई थी वो तीसरे दिन उसे वापस ले आई। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते उसने मुहतात नज़रों से हर तरफ का जायज़ा लिया था और जब वो नज़र नहीं आया तो मुतमईन से होकर किताब वापस करके बाहर आ गई। अच्छा हुआ जान छुट गई और मुझे खुद पर जबर भी नहीं करना पड़ा। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियाँ उतरते उसने पथरीले रोज पर कदम रखा, ठिठक कर रुक गई। रोज के साथ लगी दरख्तों की कतार में वो सामने एक दरख्त के साए में खड़ा बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। मलिहा को रुकते देखकर वो चलता उसके पास आ गया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आपने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। ऐसे बोला जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहता हो और मलिहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई, मगर फ़ौरन ही सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा,
आप या तो पागल हैं या दीवानी, मलिहा के चिन्ह के जवाब में शरारत से बोला। इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही हैं? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी, मगर जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहा। वो उलझन भरे अंदाज में उसे हंसता हुआ देखती रही। अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर यूँ हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप यूँ हंस रहे हैं? ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकर उसने मलिहा को देखा और कहा, मेरा नाम मुजदा मुस्तफ़ा है। मलिहा को फ़ौरन ही उसके हंसने की वजह समझ आ गई। वह एक बार फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से उसे गालियों से नवाजने लगी। और मैं पागल भी और दीवाना भी किस लिए हूँ? शायद बताने की ज़रूरत नहीं। मलिहा ने सर को झटकार आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से कहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? उसकी आवाज़ पर मलिहा रुकी तो मन्नत भरे लहजे में गोया हुआ, बस 5 मिनट, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मलिहा ने ज़रा ध्यान से उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। मलिहा ने सोचा, बात सुन लेने में कोई हर्ष नहीं है, शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता है। अगर मैं तरीके से समझा दूँ तो हो सकता है दोबारा परेशान न करे। सोचते सोचते सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पेंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ख्वाहिश शरअन या कानून नाजायज़ है? बिल्कुल नहीं। मलिहा ने बोलने में सेकंड की देर नहीं लगाई। तो फिर? उसने पूछा। फिर एक एक चीज़ होता है माशरा, और जिस माशरे में आप और मैं रहते हैं वहाँ रास्ते में बैठकर शादियों के फैसले नहीं किए जाते। आप ठीक कह रही हैं। उसने भी पल भर की ताखिर के बगैर तायद की। ऐसा करें, मुझे अपने एड्रेस दे दे और कल यही बात मेरे पेरेंट्स आपके घर जाकर आपके पेरेंट्स से करेंगे। तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आप आज समझना ही नहीं चाहते हो, छिड़ कर बोली। जब मेरे बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं आपसे कहाँ मिली तो क्या कहूँगी कि रास्ते में रोकर आपने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। आप पे कुछ सेंस है कि नहीं? मुझे मालूम है कि ठीक नहीं, मगर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्या कोई भी शख्स यकीन करेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता। अगर कुछ दिन पहले कोई मुझसे कहता कि रास्ते में किसी लड़की को रोक कर उसे शादी के लिए मनाओ तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसा अहमकाना काम करने के लिए राज़ी नहीं होता। मगर अब मैं यही सोच रहा हूँ, ये सब बहुत अजीब है। मगर क्या इन अजीब बातों को सोचने के बजाय अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकते? वो मलिहा के पीछे बनी इमारत को देखकर बोल रहा था जैसे उससे मुखातिब हो। धीमी मगर मजबूत आवाज़ में नरम लहजे के साथ ठहर ठहर कर बोलता। प्लाजमस की आवाज़ में तस्खीर कर लेने की ताकत है। मलिहा कायल हो गई। उस तरह मलिहा को देख रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। एक पल को रुका, फिर बोला, आप अगर चाहे तो इनकार भी कर सकती, आपको हक है। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि कोई फैसला करने से पहले बस एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी आपके फैसले से जुड़ी है। भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमरवती से बोली। अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकते? वो उस तरह से बोला कि मलिहा ने घबरा कर सर ही झुका लिया तो बस मर्दगी से मुस्कुराया। और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए। न मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, न आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बस बहुत चाहता मैंने कि आपकी चाहत न करूँ, मगर अब कर बैठा तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहा। न जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती और मैं खींचा चला आता हूँ। मलिहा ने सिर उठाकर देखा तो सर झुकाए सरगोशियाँ कर रहा था, मगर ये सरगोशियाँ इतनी वाज़ेह थे कि उसकी कान के लिए में सुर्ख हो गई। मुझे इसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उससे सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। अगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो वो स्किन कलर के सूट पर ओढ़े मैरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जकड़े फरार के इम्कानात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराज़ी से बोला, आप हमेशा यही करती है ना? क्या? बेसाख्ता वो बोली। यही कि जब बात आपके फैसले की है तो फरार की राहें ढूंढ ले। ये क्या कह रहा है? उसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलिहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती है। फैसला तो फिर भी बड़ी चीज़ है। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इजहार भी करूँ, नरोटेपन से दिल में बोली। अगर ये तो नामुमकिन है आपकी कोई राय ना हो। मलिहा ने चौंक कर उससे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच सकती है तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच की छुपा लें, जिस तरह अपने जज्बात छुपा लेती है। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपके जज्बात ही ना हो। जब महसूसात है तो जज्बात अपने आप ही उभर आएंगे। चलो, अगर हूँ भी तो किसी को क्या परवाह है। एक और तलक से सोच उभरी। किसी और को नसी, आपको तो अपने जज्बात की परवाह करनी चाहिए। और आसान से समझा रहा था। जज्बात ये तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शनाख्त में इस वजह से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद को महदूद कर लिया है। अपनी ज़ात की गिरद खींचे, उस हिसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और शायद इस हिसार को पा कर ही ले, मगर आप खुद उस हिसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलिहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा था। शायर ने कहा था, मेरा भी चेहरा पढ़
मेरे भी हालात बता। मलिहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से उसे पढ़ रहा था जिससे खास तौर पर उसी काम से आया हो। घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते बगैर महसूस अंदाज में मरिया ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से इसकी हरकत भी छिपी नहीं रह सके। मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है, आपके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगे नहीं मुझे आपके बारे में सब किसने बताया है? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने अब जितना चुप रही थी इतना ही बोलती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। मलिहा ने फौरन ही पलके गिरा लिए तो उसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया, अगर बालकनी में देख लेते तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलिहा को याद आया कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और उस दिन उसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करते हैं और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्स कर लिया, मगर क्या आपको पता है कि आपकी आंखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है? आपकी उठती गिरती पलकों को देखते मैं वो रास्ता खो जाया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर ले मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगे। वो चैलेंज कर रहा था, मगर मलिहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूँगी? नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये भी पूछे कि मैं आपसे शादी क्यों करूँगा। वो मलिहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। उसकी सिया मकनातीसी आंखों की कशिश ने मलिहा को गुमसुम सा कर दिया था। क्यों? इतनी हल्की आवाज़ में बोली कि वजदान ने शायद सुनी भी न होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्स किया है खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि इसके लहजे में तस्कीर कर लेने की ताकत है तो ये क्यों न मानी कि उसे तस्कीर करने आया था। और लॉन्च में यार बिना किसी तरफ देखे सीधे अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा अपना नाम सुनकर वो पलटी। लॉन्च के सोफे पर बाबाजान और मलिक नासिर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बसात बिछी थी। बेटी जरा हमारे पास आओ। उसे आवाज़ देने वाले मलिक नासिर अब उसे बुला रहे थे। पास जाकर उससे सलाम किया, जिसका जवाब देकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम सी क्यों? नहीं अंकल, आपको यूँ ही लग रहा है, उसे तरदीद करना चाहिए। यूँ ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी हमने तो सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले। ये बात भी सही है, वो हंसे थे। मलिक अंकल मैं जाऊँ? मौका देखते उसने पूछा। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी जाओ। वो उठने लगी तो अजहर फारूकी ने उससे कहा, मलिहा चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर किचन की तरफ से गुजरते उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आए तो उसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो उसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिहा को बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो और न कभी बाबाजान ने जिक्र किया। एक बात बराए बात थी, भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूँ उससे पूछा। वो कैनवस रखकर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कॉपी किताबों पर तुमने जी भर की प्रैक्टिस किए। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकाल कर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आड़ी तिरछी रखकर खींचना शुरू की थी। और एक बार तो तुमने पूरे मेरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी, साथ में सज़ा भी मिली थी और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत तो शर्मिंदा हो गई। हाँ मुझे याद है, अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठ कर आपकी किताबें ख़राब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका, खजालत मिटाने को बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हुए। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोऊँ। वो हंसते मज़े से बोले और उनके अंदाज में मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों के दोपहर को जिद करते कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर कराऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट्स खाते थे कि मुझे यकीन था बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा। और याद है कि किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुनती है कि रट लगाते थे। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते, लेकिन
तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मज़ा आता था? हाँ याद है। उनकी बातों पर बेताशा हंसती मलिहा हंसी के बीच में बोली। और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डांट भी पड़ती थी। और पता है मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलिहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया था। नूरुल हुदा ने आंखें सकेट कर उससे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डांट पड़वाती थी? हाँ। उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डांटते और अब फ़ौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू शुरू में मुझे डर भी जाती कि अब आप मुझे डांटेंगे या कम अज़ कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे। मगर आप मुझे डांटे बगैर रोज़ कहानी भी सुना देते। तुम्हें कोई कुछ न कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता। तुम उस बात का मज़ा लेती थी। उन्हें जैसे वाकई सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर यही कहूँगी कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शय पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सब ये शरारतें छोड़ दी। और अम्मी भी तो कहा करती थी नूरुल हुदा ने मलिहा को बिगाड़ रखा है। और मैं सचमुच ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन चले गए होते। हाँ हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छुट गई थी, मगर वहाँ कितने दिन तुम्हें याद करके मैं उदास रहा था, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बार बार फ़ोन करता कि तुम्हारी आवाज़ ही सुन लो, मगर हर बार जवाब मिलता मलिहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज़ थी, उसने एहसास से कहा। वो क्यों भला? नूरुल हुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे। ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक्त बस आपके साथ ही तो गुजरता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए जब आपका फ़ोन आता तो मैं छुप जाती थी। इतनी लंबी नाराज़गी कि फिर सालों तक बात ही नहीं की। वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फ़ोन तो मैं भी किया करती थी। हाँ, साल में एक बार। ऐसे भी क्या नाराज़गी? नाराज़गी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक ही थी, मगर फिर बहलने के साथ साथ मैं आपको भूल भी गई थी। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी? 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्दी अजनबी हो गए थे आप, इसीलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। जानता था तुम मुझे भूल चुकी हो। अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलिहा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह बातों बातों में उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो मलिहा ने बिला तामल उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऑलवेज एंड फॉर एवर। उन्होंने पल भर को उसका हाथ थामकर छोड़ते हुए एक पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वही पैकेट था जो मलिया उस दिन उनके सामान में देख चुकी थी। पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत के लिए उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा तो उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ पैकेट उनके हाथ से ले लिया। थैंक यू हादी भाई। ओ गॉड, वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोली। कान तरस गए थे इस तरह से तखातब को सुनने के लिए। वो खजल सी हो गई। खुले दरवाजे पर बहादुर की दस्तक पर दोनों उस दर मतोचा हुए थे। कहिए बहादुर साहब, आपको क्या कहना है? नूरुल हुदा के इस तरह बोलने पर वो कुछ शर्मा सा गया और कहा, बीबी साहब के लिए सुमेरा बीबी का फ़ोन है। वो फ़ौरन ही खड़ी होगी। सुमेरा तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, उसने कहा, फिर ख्याल आने पर बताया, लेकिन मेरी कज़िन भी है, इफ्तिकार मामू की बेटी। अच्छा, उन्होंने कहा और झटपट फ़ोन सुनने के लिए कमरे से निकल गई। रात इशा की नमाज़ पढ़कर मलिहा अपनी डायरी लिए बालकोनी में आ गई। जिनकी निगाह जिस्म के पार जा सकती हो वो भी दिल से आगे एहसास तक पहुँच कर रुक जाते। मगर वजदान मुस्तफ़ा अजीब शख्स है। रूह की बातें करते और बातें भी ऐसी कि सुनो तो दिल चाहे सुनते ही जाओ। पर मेरी दुआ है कि मैं वजदान मुस्तफ़ा से दोबारा कभी ना मिलूँ। मुझे डर है कि मुझसे वो सब करवा लेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। हम अपने दिल को तपकती और सोचते हैं कि तितलियों के परों पर कहानियाँ लिखकर बचाए कैसे न धूप की तमाज़त से। वजदान के साथ इस दूसरी मुलाकात को 2 महीने होने वाले थे, मगर मलिहा ने इस दौरान एक बार भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया था। उसे यकीन था कि वो अभी भी उस दरख्त के नीचे खड़ा होगा जहाँ उस रोज़ वो उसे छोड़ आई थी। वो लाख इनकार करती, मगर ये सच था कि उसे डिस्टर्ब कर गया था। उसके दिल के दरवाजे तो बंद ही रहे, मगर वही दिल में उसे अदा से आया जैसे सूरज की रोशनी बंद दरवाजे के जरिए से गुजर कर अंदर के मंजर को रोशन करके अपने होने का ऐलान कर दे। मलिहा की हालत उस नादान जैसी थी जो उन आया होती मनाजिर से सिर्फ नज़र करने को हथेली आंखों पर रख ली, पर जब उजाले ने बंद पलकों में भी रास्ता बना लिया तो तड़प कर वही हथेली आसमान की तरफ उठा देंगे, सूरज को ही ढांप ले। वजदान मुस्तफ़ा की वजह से फूटती रोशनी ने जब पहले पहल मलिहा की आंखों को छुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेखबरी में उसके आसपास कितना उजाला बिखर गया था। और जब मालूम हुआ तो अंदेशे मोहब्बत से घबरा उठी। अजीब सी हालत हो गई थी उसकी। बैठे बैठे चौंक जाती, बोलते बोलते एकदम ही चुप हो जाती, और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुंच जाती। अजहर फारूकी ने मलिहा में आई उन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, मगर नूरुल हुदा ने न सिर्फ उन तब्दीलियों को महसूस कर लिया था बल्कि वो ठिठक भी गई थी। मलिहा का बेख्तियार अपनी तरफ आना उन्हें चौंका गया था।
उन्हें स्टडी में बैठे काम करते बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर पेपर समेटने लगे। तभी मलिया आ गई, चाय के 2 कप ट्रे में ली। उसने ट्रे टेबल पर रख के खुद एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कसमें आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हादी भाई, उसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था। वो उसे छीनने को बोली और छिड़ भी गई। अब कोई सोने नहीं जा रही बल्कि मेरे साथ चाय पीएंगे और बातें करेंगे। वो उसे देखकर बोले, ज़बरदस्ती है? हाँ है तो, उसने साफ कोई सिखा, मगर सिर्फ आपके साथ, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कप उठा लिया और घूट भरकर कहा, इफ्तिकार मामू आए थे? हाँ, कप होठों से हटाकर उसने कहा, लेकिन आप तो सब घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर आते मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मलिया सर हिलाते हुए बताने लगी। उनके साथ मुनीर मामू भी थे, वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूँ पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को सुमेरा और अफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके। कल लाहौर से खाला भी आ जाएगी, तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाएं। फिर तुम गई नहीं? बाबा जी ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। उसमें भला ज़रूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कजिन्स आए हैं, उनके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और ये अफाक भी तुम्हारा कजिन ही है ना? उन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं, उस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे 2 कजिन्स की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया। उसे सर झुकाकर हल्के से कहा, तुम जाना चाहती हो? वो झुककर उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर उसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने उस पर से नजर हटा ली। अब वो दराज में रोल किए चार्ट्स निकाल रही थी। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइजर का ऑफिस और उस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर्स है। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते मुख्तसरन बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफिस बनवाएंगे? उसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुराते, नहीं, ऑफिस से एक ही होगा। ये नक्शे 2 अलग इंजीनियर्स बनाए और ये दोनों इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलिया गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर और मुझसे बेहतरीन नक्शे को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान ही। उसने अभी गुरेज किया तो नूरुल हुदा को चिढ़ से गई। एक ज़रा सी राय तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था, आपको तो राय का हिसाब भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समातों में बाजगश करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उससे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रख के उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गई। फिर मलिहा ने उनके चेहरे से नजर हटाकर नक्शे को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने उस नक्शे को देखकर तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ थी? उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव कराए बगैर मैंने अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चलाते सरसरी अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने उनकी तरफ देखकर बस देख कर रह गई।